नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपका RSP का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको RSP एग्ज़ाम से करीब 2 महीने पहले बोला था कि मुझे कम से कम 500 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि मुझसे मेरे पास बच्चों का फीडबैक मिला है, तो मुझे लग रहा है 400-500 के आसपास वैसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल से प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। देखिए, इस बार का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो पिछले एग्ज़ाम्स की तुलना में काफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कंपैरेटिवली जो स्टैंडर्ड चेंज हुआ, लेवल चेंज हुआ, तो टफ हो गया था। पहले जो होता था वो डायरेक्ट टिक लगाने वाले सवाल बहुत आते थे। अभी क्या हो गया है कि आपको अपना माइंड ज़्यादा यूज करना था, डायरेक्ट टिक लगाने वाले सवाल बहुत कम थे। तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ तो निश्चित सी बात है कट ऑफ जो है वो लो जाने वाली है। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 78 थी जनरल कैटेगरी की, 78 थी जनरल कैटेगरी की, लेकिन उसमें OBC की जो थी 94 थी। बाद में हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके बाद में OBC को भी 78 पे लेकर आए। तो मैं उसे अगर ओवरऑल कर लूँ तो जनरल की 80 के आसपास मान लेता हूँ लास्ट टाइम। इस बार 7 या 8 नंबर कम जाने वाली है, 7 या 8 से भी कम हो सकती है, 10 नंबर भी कम हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो फीडबैक मिला है उस हिसाब से और जितने भी लोगों से बात की है मैंने, उनसे लग रहा है मुझे कि 70 के आसपास जिनका जनरल में मेल में अगर उनका है तो वो इस बार प्रीलिम्स क्लियर करने के चांस हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली चांस है कि आपके 70 से ऊपर हैं तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो। ठीक है। अब आपसे बात यही है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बेटर तरीके से ट्राई करना है। देखो, एक लॉन्ग रन प्रोसेस होती है, इसमें हार के फिर से उठ जाना, यही आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हार के अपने आप को लीव आउट कर दो, छोड़ दो। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और हो रहा है तो निश्चित सी बात है अभी तैयारी तो आपको करनी ही है। बीच में आप 15-20 दिन का इंतजार नहीं करें कि रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेंगे। जो टाइम है उसका यूटिलाइज कीजिए और अभी से RS मेंस की तैयारी कर लिए। तो कुछ सवाल ये पूछेंगे, सर हमारा अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी हम क्या तैयारी करें, RS प्रीलिम्स की या मेंस की? तो मैं आपके लिए, अगर आप RS साइड में जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये सजेशन देना चाहूँगा, अभी आप RS मेंस की तैयारी कीजिए। आप हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन में आपको RS मेंस की तैयारी करनी है अभी तो। क्योंकि देखो, अगली बार जो आएंगे उनमें टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के लिए जो होगा। अभी आपके लिए बीच में 4-5 महीने का मेंस का जो टाइम है उसे आप मेंस के हिसाब से यूटिलाइज कीजिए, ताकि अगली बार जब आप एग्जाम दें तो आपको और आसानी हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे मेंस की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ, और कुछ एक आपके जो सवाल हैं मेंस से रिलेटेड वो सारे बताने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मेंस का सिलेबस डाल दूंगा हिंदी और इंग्लिश में। उसके अलावा पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड में ही आते हैं, GS 1 से लेकर GS 4 तक। ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, टोटल 200 मार्क्स का था, 150 क्वेश्चन से 3 घंटे का था, लेकिन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। ABCD वाला, आवा सादा वाला था। अभी मेंस जो होगा उसमें 4 पेपर हैं, एक नहीं 4 पेपर हैं। और 2013 में वो 4 दिन में हुए थे, एक दिन में एक पेपर। 2016 में वो 2 दिन में हुए थे, यानी एक दिन में 2 पेपर। और अभी पता नहीं है कैसे कराएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि एक दिन में 2 पेपर कराएंगे, तो इन चारों पेपर को 2 दिन में कंबाइंड कराया जाएगा। एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है? मेरे हिसाब से एग्जाम जो है वो अभी इस साल शायद ही करा पाएंगे मेंस का। इस साल चांस नहीं लग रहे हैं मुझे बिल्कुल भी, ये मेरे प्रोबेबल चांस से बता रहा हूँ आपके लिए। बाकी RPSC ने कुछ ऐसे बोला है कोई कहीं कहीं पे कि दिसंबर तक करा सकते हैं, बट ठीक है, देखेंगे दिसंबर तक एग्जाम होने, इलेक्शन होने के बाद में शायद करा दे RPSC, बट काफ़ी टाइम मिलने वाला है आपको। अगस्त पूरा मिल रहा है, पूरा नहीं तो आधा मिल रहा है 10 तारीख से लेके, और आगे तक हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, करीब करीब 4-4.5 महीने आपको पूरे मिल रहे हैं। ठीक है। तो आपको उनका यूटिलाइज करना है, और आपका प्री क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको तैयारी मेंस की करनी है, क्योंकि मेंस का सिलेबस प्री से थोड़ा सा आगे है, बस थोड़ा सा आगे है और ज़्यादा है। तो आप मेंस की करोगे तो प्री की तो ऑटोमेटिक होगी। बस आपको वो पढ़ने का तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, रट्टाफिकेशन का जो तरीका है आप उसे चेंज करके सोचने वाला, एनालिटिक थिंकिंग वाला आप कर दीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके। तो मेंस के बारे में बात करता हूँ। जो अपना RS मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें 4 पेपर होने वाले हैं, कुल मिला के 4 पेपर होंगे, और हर पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो इसमें कितने सवाल आएंगे, सवाल का कोई फिक्सेशन नहीं है कि गिनती में 25 सवाल आएंगे या 30 सवाल आएंगे। ठीक है। सवाल की संख्या हो सकती है 40 भी हो, 50 भी हो, क्योंकि RS मेंस में जो सवाल आते हैं वो 2-3 तरीके से आते हैं, 3 तरीके से आते हैं नॉर्मली। कुछ एक सवाल आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, सिर्फ 2 लाइन में आंसर लिखना होता है उनका। कुछ सवाल होते हैं 5 नंबर के, उनका 5 लाइन में आंसर लिखना होता है। कुछ सवाल होते हैं 10 नंबर के, जिनका
12 लाइन में या 15 लाइन में आपको आंसर लिखना होता है। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मेंस का पूरा स्ट्रेटजी बता देता हूं कि कैसे पढ़ना है आपको और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और कौन सी बुक्स ले सकते हैं। बुक्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उससे पहले मैंने आरएस से रिलेटेड जो बुक्स बताई थी ना, वो सारे के सारे प्री मेंस सबके हिसाब से बताई थी मैंने, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के हिसाब से बताई थी। तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इधर की साइड में आई जो बटन आता है उस पर लगा दूंगा। ओके, तो आरएस मेंस में 4 पेपर होंगे। ईच पेपर जो होगा 200 मार्क्स का होगा और कुल मिला के 200 into 4 करने पे 800 मार्क्स होने वाले हैं। 800 मार्क्स का कुल पेपर होने वाले हैं, चारों पेपर 2 दिन में हो सकते हैं, 4 दिन में हो सकते हैं। अब 800 मार्क्स में से आपको कितने लाने हैं? देखो कट ऑफ 2 साल की मैं बता देता हूँ। 2013 की जो कट ऑफ थी वो 350 थी और 2016 की जो थी वो 327 थी। 2013 की 350 और 2016 की 327, तो आप मान लीजिए 45% के आसपास रही थी कट ऑफ। 800 में से 350 अगर आ रहे थे मेंस में तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ था। तो अभी भी यही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। हो सकता है कि अगर जैसे प्रीलिम्स में टफ किया है एग्जाम को, मेंस में भी कुछ ज़्यादा टफ कर दें तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 13 से लेके 16 में डाउन हो गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन हो जाए, बट आपको 350 पे सिक्योर मान लेना है। बट इतना ध्यान रखना, आपको 350 के लिए ही तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है 450 और 500 के हिसाब से कि इतना तो कम से कम आना चाहिए। देखो कोशिश तो सभी बच्चे करते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं। आप हो सकता है एग्जाम में जब देने जाओगे पेपर तो ज़्यादातर सवालों के आंसर लिख के भी आ जाओगे, ज़्यादातर सवालों के आंसर लिख के आ जाओगे। एंड बाद में जब मार्क्स आएंगे तब आप सोचोगे कि सर मैंने तो पूरा लिखा था, उसके बावजूद इतने नंबर क्यों आए। देखो इसमें मैटर करता है आपका आंसर राइटिंग की, आपने आंसर राइटिंग किस तरीके से की है। आंसर राइटिंग में नॉर्मली मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी आपको आंसर लिखना हो उसमें सबसे पहले आप देते हैं उसका प्रीएम्बल टाइप में कुछ, यानी उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, प्रस्तावना देनी पड़ती है। उसके बाद में उसका जो मेन जो मटेरियल होता है वो आपको लिखना पड़ता है, यानी सब कुछ जो उसके बारे में तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका बताना है, उसके बारे में आपको उसके पॉजिटिव व्यू बताने हैं, उसके नेगेटिव व्यू बताने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन में लिखना है, यानी जो पूरा आपने 2 बार बता चुके हो इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन में, उसे लास्ट में कंक्लूजन में 2 लाइन या 3 लाइन में आपको कंक्लूड कर देना है। तो 3 चीज आंसर राइटिंग में होती है बड़े सवालों में। आरएस में 2-3 तरीके के सवाल आते हैं, 2-2 नंबर वाले आते हैं, उनमें तो कोई मतलब ही नहीं है इनका। उनमें तो नाम पूछा जाएगा सीधा कि भारत के किस व्यक्ति ने 3 दोहरे शतक बनाए हुए हैं वनडे में, तो वो नाम लिख देना है। उसके अलावा आपको पता है कि कब बनाए तो वो लिख देना है, बस नाम पूछा है तो उसमें सीधा 2 नंबर मिलने वाले हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके अलावा 5 नंबर वाला है, उसमें भी थोड़ा सा ही लिखना है, उसमें ये यूज नहीं होगा आपका इंट्रोडक्शन, पूरा जो डिस्क्रिप्शन और उसके बाद में कंक्लूजन, ये यूज नहीं हो सकता। बट जो 10-10 नंबर के हैं उनमें यही तरीका यूज करना है आपको, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। आंसर राइटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, उसे आप सही से देख लेना। अभी मैं यहाँ पे आरएस मेंस की बात करता हूँ। ठीक है, ये 4 पेपर हैं, इन 4 पेपरों में कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ। 800 में से 350 और 327 आपको इतने ले आएंगे तो आपका मेंस क्लियर होने के चांस रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं चारों पेपर में। पहला पेपर क्या है? जीएस फर्स्ट। इसका सिलेबस पहले भी बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में दे दूंगा। पूरा जो आरपीएससी की साइट पे लगा हुआ है वो मैं आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, तो जीएस फर्स्ट में 3 पार्ट बनाए हुए हैं, एक बनाया हुआ है हिस्ट्री, एक बनाया हुआ है इकोनॉमिक्स, एक बनाया हुआ है सोशियोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट अंकेचर, इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये 3 पार्ट हैं आपको पढ़ने हैं। देखो हिस्ट्री में आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, जो आपने अगर पढ़ी होगी तो आरएस प्री के लिए भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो वहां पढ़ ली होगी तो यहाँ पे इतना ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हिस्ट्री इंडिया का भी पढ़ना है, इंडिया का भी हिस्ट्री पढ़ना है, और उसके बाद में वर्ल्ड का भी हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, वर्ल्ड का हिस्ट्री थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं खुद लेक्चर सीरीज चलाऊंगा और मैं पूरे तरीके से उसमें भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कहीं एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, मैं कोशिश तो ये करूंगा कि समय रहते मेरे पास में अगर डिजिटल बोर्ड ले लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। अभी तो फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइप की नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड ले सकूं, बट जब भी मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाता है तो मैं इमेजेस के थ्रू और उस तरीके से मैं आपको यूज करते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाऊंगा। लेकिन जब तक जैसी कंडीशन है मैं उस हिसाब से मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का। ओके, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप भले ही मेरे ऊपर अकेले के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं सारा का सारा कवर करने की कोशिश करूंगा। यानी उसमें जो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो पुनर्जागरण से होती है, रेनेसा जैसे बोला जाता है। तो वो अपने यूरोपीय देशों में, इटली, जर्मनी, उस साइड में पुनर्जागरण हुआ था। वहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने जो पुरानी कुरीतियां हैं उन्हें तोड़ के कुछ नए रूल्स जो हैं, नए पुरानी कुरीतियों को तोड़ के कुछ नया बोलना सीखा, नया कुछ इजाद किया, तो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो राजाशाही खत्म होने लगी थी धीरे धीरे, तो उसमें
कुछ एक ऐसे आते हैं, रूस की क्रांति आती है, फ्रांस की क्रांति आती है, उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट आता है, वर्ल्ड वार सेकंड आता है, जापान का औद्योगिकरण, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आते हैं और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। कोशिश करूंगा जैसा भी हो सकता है डिटेल बोर्ड लेने की कोशिश करूंगा, जैसे कहीं से सपोर्ट मिल जाता है तो उस हिसाब से मैं डिटेल बोर्ड लेके ये सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड नहीं होता है डिटेल बोर्ड का भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना जो पैटर्न वेटर चल रहा है उस तरीके से एडिटिंग करते हुए मैं करता हूँ। ओके, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था मैं। इकोनॉमिक्स में इंडिया, वर्ल्ड एंड राजस्थान, थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ ली होगी। मेरी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज अधूरी रह गई थी। मैंने बोला था कि 24 के आसपास में 20 या 22, मैंने बोला था कि 24 या 25 के आसपास में मेरे लेक्चर बनेंगे और इकोनॉमिक्स में इतनी अच्छी करा दूंगा उसमें कि आपको कहीं कोचिंग या कहीं भी जाके दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैं कवर करा दूंगा तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इकोनॉमिक्स। मैं आईएएस लेवल से कराऊंगा इकोनॉमिक्स को, तो मेरे करीब 6 लेक्चर तो हो गए, बट अभी मैं इकोनॉमिक्स को भी कंटिन्यू करूंगा। जैसा भी होगा 5 महीने के आसपास टाइम है तो इकोनॉमिक्स को भी मैं कंटिन्यू करूंगा। जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो दोबारा से इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री अभी देख सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं दोबारा से। ओके, उसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स में जो होता है नॉर्मली, ये तो स्टैटिक तो पढ़ ही लेंगे, साथ साथ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर्स की जो योजनाएं चल रही हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, प्लानिंग वगैरह, नीति आयोग वगैरह, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आंसर राइटिंग के लिए टाइम रहते हुए मैं कोई टेस्ट सीरीज का प्लान सोच लूंगा। अभी मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है, बट अगर हो जाता है तो मैं वेबसाइट बनाने की कोशिश करता हूँ एंड उसमें जितना हो सकेगा उतना मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा फ्री रखने की कोशिश करूंगा। मैं कभी चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। ओके, उसके बाद में मैंने बात की कि ये होने वाला है, ये मेरा आपको स्टैटिक का तो मैं आपको लेक्चर्स करा ही दूंगा स्टैटिक के लिए, और करंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 7 डेज में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक जिसमें सारे के सारे हों, जिसमें सारे के सारे पॉइंट हों, 7 दिन में एक करंट अफेयर्स का लेक्चर में कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, लेखांकन और अंकेक्षण, देखो इनके लिए आप एनसीईआरटी की मैंने आपको बुक बताई थी, एनसीईआरटी की बुक आप यूज कर सकते हो। एंड अभी मेरे पास में स्पेशली कुछ है नहीं इनका, और मेरा अभी सोचा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन अगर टाइम रहते हुए बाकी सब्जेक्ट क्लियर होती जाती हैं तो कुछ एक ऐसी सब्जेक्ट हैं जिन्हें मैं कोशिश कर सकता हूं पढ़ाने की। जैसे सोशलॉजी की बात करें, समाज के बारे में मुझे बहुत डिस्क्रिप्शन में नॉलेज है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है समाज के बारे में, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि मुझे परिभाषाएं रटी हुई नहीं है। सोशियोलॉजी तो इतना अच्छा है, ठीक है मेरा, कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के मैं सामने वाले का माइंड रीड भी कर लेता हूँ 60% 70% वन टाइम में, 5 मिनट देखने के बाद में, ठीक है। तो ये अभी तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हम, बट इसके लिए मैं आपके लिए बुक्स बता दूंगा, आप बुक्स के हिसाब से अपने हिसाब से देख लेना। और जब मुझे लगेगा कि इसमें भी मुझे क्रैश कोर्स करा देना चाहिए तो मैं इनमें भी पूरा को पूरा एक एक टॉपिक लेके 3-3 4-4 घंटे का क्रैश कोर्स करा दूंगा, जो यूजफुल हो सकता है आपके मेंस के हिसाब से। ओके, जीएस सेकंड में सबसे पहला टॉपिक आता है प्रशासकीय नीति शास्त्र, इसे बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि कुछ नीति के शास्त्र या रूल्स होते हैं जो अपने संविधान से तो अलग हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब हुआ नीति शास्त्र, कुछ एक रूल्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से बनने चाहिए, ठीक है, मानव व्यवहार के हिसाब से बनने चाहिए, तो उसमें एथिक्स होती है। और एथिक्स थोड़ा सा आपके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से अलग होता है, वो एथिक्स जनरेट करने की कोशिश की जाती है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो जाने वाले अधिकारी हैं उनके अंदर। ओके, तो इसके लिए मैं आपके लिए बुक बता दूंगा। इसमें नॉर्मली कुछ एक परिभाषाएं पूछी जाती हैं और कुछ एक केस स्टडी दी जाती है कि आप इस जगह पे कलेक्टर हो, आपके सामने ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो आप वहां पे उस सिचुएशन में तुरंत क्या एक्शन लेने वाले हो और लॉन्ग रन में क्या एक्शन लेने वाले हो। तो ये आपकी मतलब इस तरीके से एथिक्स के हिसाब से बताना पड़ेगा। पब एड में आपको, लोक प्रशासन में आपको ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बताना पड़ेगा कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान जो क्या कहता है उसके हिसाब से, जरूरी नहीं है कि संविधान जो कह रहा है, संविधान में जो लिखा हुआ है वो उस समय मानवीय हिसाबों से सही है, ठीक है। कुछ एक कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिनमें संविधान को अवॉइड कर करके आपको एथिक्स यानी ह्यूमन वैल्यू के हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ सकता है। बट ठीक है, इनके लिए मैं आपको बुक्स बताने वाला हूं, अभी तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा। बाकी जब मुझे लगेगा कि हाँ कि लाइफ टाइम आने वाला है तो मैं क्रैश कोर्स करा सकता हूँ। पूरा डिटेल में नहीं करा सकता, क्रैश कोर्स 5-6 घंटे का करा सकता हूँ, बट मुझ पर डिपेंड नहीं रहना इन सब्जेक्ट पे। ओके, नीति शास्त्र पे और लोक प्रशासन जो कि जीएस थर्ड का पार्ट है, और प्रशासकीय नीति शास्त्र जो है वो जीएस सेकंड का पार्ट है। इसके लिए मैं बुक्स बता दूंगा और टाइम रहते कभी कभी मैं क्रैश कोर्स करा दूंगा। ओके, क्योंकि टाइम है, अगर 5 महीने में होता है, 5 या 6 महीने बाद होता है एग्जाम, तो मैं टोटली कवर करने की कोशिश करता हूँ और जल्दी करा देता है आरपीएससी, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी जितना मैंने कराने की कोशिश की थी, पहले भी करा चुका हूँ सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी कुछ एक लेक्चर्स,
बट बाकी जो लेक्चर्स हैं वो मैं अभी आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी जैसे मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का आपके लिए लेक्चर कराया था, उसमें से मेरे में 3 सवाल आ गए थे, 1.5 घंटे का लेक्चर था। बाकी मैंने उसमें पूरा का पूरा कवर किया था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को, कहाँ से शुरुआत हुई, आप इंडिया कहाँ तक पहुँच गया, अदर जो नेशंस हैं वो कहाँ तक पहुँचे, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था। उसमें से 3 सवाल भी आ गए थे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, इंडिया की जुगाड़ सिस्टम है, जुगाड़ सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होता है, जुगाड़ सिस्टम का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ साइंस का। साइंस के जो होते हैं 10th लेवल के सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मली। 10th लेवल की साइंस जो है वो आप क्लियर कर लो, वही काफी होता है साइंस के लिए। 10th की एनसीईआरटी बुक ले लो, वो काफी है। 9 और 10th की ले लो, दोनों एनसीईआरटी कर लो, वो काफी है। टेक्नोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भी डिपेंड हो सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी कराऊंगा। साइंस का मुझे पता नहीं करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, बट हाँ अभी मैं कुछ समय बाद में साइंस की फिजिक्स का जो पार्ट होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, 13 या 14 टॉपिक है जो साइंस के इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ। साइंस के इंट्रोडक्शन में आपको 4 पार्ट बताए थे मैंने, फिजिक्स बताई थी, केमिस्ट्री बताई थी, बायोलॉजी बताई थी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी बताई थी। तो मैं फिजिक्स वाला पार्ट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा उसे पहले कराऊंगा, ताकि उसमें से बहुत सारे सवाल आपके आ जाएंगे। ओके, उसके बाद में ज्योग्राफी की अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी कौन सी? इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड। इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड। राजस्थान के मैं 17-18 लेक्चर करा चुका हूँ, बचे हुए 2-4 लेक्चर हैं वो करा दूंगा। राजस्थान की ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स में काफ़ी यूजफुल रही होगी आपकी मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे उसमें पूछे गए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी मैं आपके लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से तो करा चुका हूँ, एक पार्ट करा चुका हूँ, दूसरा पार्ट करा दूंगा। और बाकी एक बार मैंने जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन कराया था उसमें 37-38 टॉपिक बताए थे, उनमें से मैं 7 या 8 टॉपिक करा चुका हूँ। जैसे शुरुआत की थी मैंने यूनिवर्स से, बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाए मैंने, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की। जो आप बुक्स में कभी नहीं समझ पाए वो मेरे लेक्चर्स में जाके 100% समझ जाओगे। आपको कहीं टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई मैंने सोलर सिस्टम वाले लेक्चर में, यूनिवर्स वाले लेक्चर में। उसके बाद में अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, ज्योग्राफी का पूरा अपना शुरुआत कहाँ से हुई है वहाँ से लेके हम ज्वालामुखी वहाँ तक आ गए थे। अभी 3-4 थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी अभी रह गई हैं। उसके बाद में कुछ लेक्चर जो होंगे, कोशिश क्या क्या पूरी कराऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी। ठीक है, वैसे प्लान यही है, आज कल परसों पता नहीं कब कराऊं मैं, बट सब कुछ कराऊंगा जितना भी हो सकेगा। आरएस का प्री मेंस का पूरा कराऊंगा। ठीक है, अगर मेंस जल्दी करा देते हैं तो नहीं हो पाएगा तो क्रैश कोर्स के हिसाब से करा दूंगा, और अगर थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा मैं सिलेबस सारी सब्जेक्ट का हो ही जाएगा। ओके, पॉलिटी का क्रैश कोर्स बना चुका हूँ, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, और बाकी जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे। ओके, पॉलिटी वही रहेगी, लेकिन तरीका वो है, आंसर राइटिंग एंड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वो मैं आपको 2013 और 2016 के जो पेपर हुए हैं आरएस मेंस के, उन्हें डिस्कस कराऊंगा एनालिटिक वे में। तो आप उन वीडियोज को जरूर देख लेना, क्योंकि ताकि आपको पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं और आपको आंसर कैसे राइट करना है। मोर इंपॉर्टेंट है आंसर कैसे राइट करना है। जैसे वहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर का है और उसमें 120 शब्दों में लिखना है, यानी 12-15 लाइन में लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे 120 शब्दों में लिख के आ गए, लेकिन किसी बच्चे को 10 में से 8 नंबर मिल जाएंगे और किसी बच्चे को 10 में से 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। कारण क्या है? लिखा तो सबने है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो सामने वाला क्या चाह रहा है आपसे और क्या आपने गलत लिख दिया वो आपको सीखना पड़ेगा। वो आंसर राइटिंग की वीडियो होगी, उसमें भी बताऊंगा। और उसके अलावा आपको जो मैं बता चुका हूं कि 2013 और 2016 के जो पेपर हैं उनका एनालिटिक करूंगा, GS1 GS2 इस तरीके से अलग अलग वीडियो बनाई जाएंगी, क्योंकि एक साथ में बनाऊंगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से पॉलिटी में वही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि नॉर्मली क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। जो आजकल घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व लेवल पे, घटनाएं हो रही हैं, दक्षिण कोरिया, USA, इजराइल, फिलिस्तीन, उसके अलावा अपना अरब प्रायद्वीप जहाँ पे आपस में झगड़े चलते रहते हैं, कुवैत वगैरह, सऊदी अरब, ये उसके अलावा ISIS वगैरह, इनके सारे जो कंटेम्प्रेरी इशू हैं वो क्यों हैं, उनसे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सारे के सारे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कितना करा पाता हूँ, बट अगर वही बताया जो टाइम रहता है तो पूरा ही पूरा कर किया जाएगा। लोक प्रशासन के लिए मैंने बोल दिया है बुक्स कराई जाएंगी, उसके अलावा खेल, योग, व्यवहार, इसके लिए भी मैं आपके लिए बुक्स बता दूंगा। ठीक है, देखते हैं, ये पहली बार जोड़ा गया है, इस बार कैसे सवाल आते हैं इसका कोई क्लियर नहीं है, बट हाँ अभी मैं आपको बता देता हूँ सभी सवाल पूछने वाले हैं, सर कौन सी बुक्स लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मैं आपके लिए बुक्स वगैरह बता ही दूंगा, और पहले जो बुक्स बताएंगे वो भी ठीक है, बट एक पब्लिकेशन जिसे RS लेवल में मुझे अच्छा लगा, पैनोरमा पब्लिकेशन की GS1 से लेके GS 2nd, 3rd एंड 4th अलग अलग पार्ट की बुक्स आती थी। 2016 में भी थी और 2013 में भी थी, और वो बुक्स बहुत अच्छी थी। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता वो निकाली या नहीं निकाली, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप कुछ भी बुक नहीं लेना चाहो एक्स्ट्रा में,
स्पेशली कुछ स्पेशल बुक नहीं लेना चाहो तो पेनोरमा पब्लिकेशन की GS 1 से लेके GS 4 तक की चारों बुक ले आना, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। उसमें सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाता है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देखो अलग अलग पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आंसर आपको राइट करना है। आपको एक बार थोड़ा सा थ्योरी समझ में आए, उसके बाद में आंसर तो आपको अपने माइंड से लिखना है। वो बुक्स कहाँ से कितनी पढ़ी कोई मैटर नहीं करने वाले, आपके अंदर बैलेंस्ड आंसर लिखने की एक पहुंच होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। ओके, तो मैं बता चुका हूँ खेल योग व्यवहार अपना कुछ है नहीं, बुक्स बता दूंगा या नहीं तो फिर सीधी सीधी बात है कि आप पेनोरमा पब्लिकेशन की ये चारों पार्ट की अलग अलग बुक आएंगी, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, झंझट खत्म, कहीं भी दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा GS 4 की बात करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ये जो पार्ट रहने वाला है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल निभाएगा इस बार। पहले क्या होता था, GS सेकंड में मैथ और साइंस होती थी, मैथ भी बहुत ईजी आती थी, साइंस भी ईजी आती थी। अब मैथ हटा दी, क्योंकि मैथ साइंस वाले जो स्टूडेंट थे उसका फायदा उठाते हुए जो मैथ में होशियार थे वो नंबर गेन कर जाते थे, ज़्यादा नंबर ले जाते थे। तो अभी मैथ हटा दिया है, तो अभी ये तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइंस तो है वो टफ रहने वाली है, साइंस ऐसे नहीं है बिल्कुल आसान रहने वाली है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल टफ ही रहेंगे इस बार। ओके, तो अगर आपने हिंदी और इंग्लिश ढंग से कर लिया और इस 200 में से आपने 120 125 मार्क्स ले आए तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो जब तक आपको ये मेरी वीडियो लेक्चर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं तब तक आप हिंदी और इंग्लिश जो सिलेबस है RS मेंस के हिसाब से और पेनोरमा पब्लिकेशन बुक्स बता चुका हूँ वो बुक लेके आएँ, एंड जितना हो सके ये एक्स्ट्रा कवर कर लें अभी से, जल्दी जितना हो सके अगले 5 7 10 15 दिनों में पहले ये कवर कर लें। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी धीरे धीरे। करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश अदर्स एग्जाम में भी होते हैं शायद यूजफुल, जैसे कि SI वगैरह का एग्जाम होने वाला है उसमें भी यूजफुल होने वाले हैं। बाकी अपने रीट वगैरह स्टूडेंट होते हैं शायद उनके लिए भी यूज होते हैं। देखो एक रीट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर रीट लेवल 1 2 मुझे इतनी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से की है और उसके बाद में मैंने B.Ed वगैरह कुछ नहीं किया है, तो मुझे ये भी नहीं पता रीट लेवल 1 क्या होता है, रीट लेवल 2 क्या होता है। तो इस तरीके से सवाल ना पूछें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है GS 4 का इस बार। ये तो सब भले कितने भी लिख के आ जाओ, आपके 80 90 100 आ रहे हैं, 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इनमें। ठीक है, 80 90 इतना ही मार्क्स गेन करेंगे, 110 कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे आप कवर करोगे मार्क्स जितने कवर करने वाले हो। GS सेकंड में से मैथ हटा दिया है तो थोड़ा सा अब आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए फायदा है, आर्ट वाले स्टूडेंट भी बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा बता दिया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, बाकी पहले भी बता चुका हूँ RS की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो एक हिस्ट्री आप मेरे लेक्चर तो यूजफुल रहेंगे। ठीक है, स्पेशल बुक्स के लिए मैं आपको एक वीडियो डाल चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे देता हूं। ठीक है, वहां से देख लेना, हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए वो यूज कर लेना आप। उसके अलावा मेरे लेक्चर देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने बहुत अच्छा क्रैश कोर्स बनाया है, वो तो यूजफुल रहेगा। इकोनॉमिक्स के लिए बुक्स वगैरह सब बता चुका हूँ। आई विल ट्राई टू कंप्लीट, ये मेरे लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या कराने वाला हूँ इकोनॉमिक्स में पूरा तरीके से कराने वाला हूँ। और इनमें लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट, क्योंकि करंट जो रहेगा वो इसमें भी पूछा जाएगा, उसके अलावा अपना यहाँ पे भी पूछा जाएगा, हो सकता है तो ज्योग्राफी में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक सवाल आते हैं आपदा प्रबंधन, भूकंप वगैरह, उस तरीके से ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी में तो करंट रहने वाला ही है, तो इन तीनों में करंट का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। करंट का 200 में से अगर बात करूँ ना तो तीनों ही एग्जाम में कम से कम 40-50 नंबर के सवाल करंट के आने वाले हैं। तो करंट तो आप तो पढ़ते ही रहना है, हमेशा ही पढ़ते रहना है। अगर अखबार जो मैं बता चुका हूँ राजस्थान पत्र का यूज कर सकते हो, उसके अलावा अपना नेशनल लेवल पे दैनिक जागरण यूज कर सकते हो। एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो हैं वो बोलते हैं सर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, देखो इसमें करंट जो आएगा वो राजस्थान लेवल का तो बिल्कुल नाम मात्र आएगा ही नहीं, ये मान सकते हो। इसमें इंडियन लेवल का ही आने वाला है, तो इंग्लिश में आप जो पढ़ते हो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी है वो आप यूज करते रहें। तरीका वो बता चुके हैं, पूरन जी भी बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूँ 1-2 बार, और बाकी आंसर राइटिंग वाले उसमें बता दूंगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा चीज़ें तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़नी नहीं होती, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन देखना पड़ता है। ठीक है, अभी स्पोर्ट वाला इतना ज़्यादा आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट में इस बार ऐसे नाम वगैरह या कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाएंगी, उस तरीके से पूछा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का करंट पढ़ना होता है, उसके अलावा अपना पॉलिटी का करंट पढ़ना होता है, एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट जो होता है वो पढ़ना होता है। तो करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी मैं ऑन द वर्ड्स नहीं रह पाया पहले प्रीलिम्स के हिसाब से, बट अभी कोशिश करता हूँ 7 डेज में एक लेक्चर 7 दिन की समरी जो होती है वो 1 घंटे 1.5 घंटे में डालने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या, मैं बहुत यूजफुल है तो मैं डालूंगा ही उस तरीके से। और मेरा जो पैटर्न रहता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ में डिजाइन करना और उसके बाद में बताना, तो वो यूजफुल रह सकती है आपके लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप अखबार तो पढ़ ही सकते हो, उसके अलावा बहुत सारी रिसोर्स अदर्स भी बता चुका हूँ, कैसे बुक भी उसका डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ।
तो आप करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। ओके, सोशियोलॉजी बुक्स बता दी जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, पब्लिक एड बुक्स बता दी जाएंगी। मैं क्या कराऊंगा कुछ अता पता नहीं है, अगर मुझे अच्छा लगा तो क्रैश कोर्स करा दूंगा। साइंस 10th लेवल की होती है, मैं फिजिक्स अभी कराने वाला हूँ। टेक्नोलॉजी पूरे मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक भी सवाल बाहर शायद ही आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वेब में जो होने वाला है वो मैं पूरा का पूरा कवर कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकते हैं कुछ भी बाहर से, कोई अता पता नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिप्शन वेब में मेरे जो लेक्चर्स होंगे टेक्नोलॉजी के वो उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी जो आपने पहले प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ी है वो यूजफुल रहेगी, मेरे लेक्चर जो बताएं बुक जो बताएंगी वो यूजफुल रहेंगी। पॉलिटी वही सेम प्रोसेस अपना यूज होने वाला है, हम पढ़ाने वाले ही हैं। और जो बुक्स में पहले बता चुका हूँ वो एथिक्स, अभी आपके लिए मैं बुक्स बता देता हूँ, अभी एथिक्स पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। जब मैं एक बार एथिक्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन और पूरी चीज़ें बता दूंगा और बुक्स वगैरह बता दूंगा, तब एथिक्स आप पढ़ लेना। 10-12 दिन में आप पूरा एथिक्स कवर कर सकते हो, सही ढंग से कर पाओगे तो। ओके, स्पोर्ट्स के लिए बुक बता देता हूँ, और मैं भी अभी कुछ दिनों में इसका कुछ एनालिसिस करूंगा स्पोर्ट के बारे में, तो स्पोर्ट का एक लेक्चर स्पेशली बना दूंगा कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। देन यू कैन गो। हिंदी और इंग्लिश स्पेशली बुक्स वाले में बता चुका हूँ, पैनोरमा है ही, ठीक है। मैं तो नहीं करा पाऊंगा हिंदी इंग्लिश, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इतना कराने पे, बहुत आसान होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ लो, नोट ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें समझाना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो मेरे अपनी तरफ से रहने वाले हैं, और अभी आपसे जो कुछ सवाल हैं आपके, मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी तो RS 2018 की तैयारी कैसे करें उसका एक मैंने लेक्चर बनाया था, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज हैं उसके, तो उसमें मैंने सारा जो बताया था वो बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपके सवाल सारे के सारे ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। ये प्रशासकीय नीति शास्त्र वगैरह कहाँ से पढ़ें, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें, इनके लिए मैं बुक वगैरह बता देता हूँ, नीचे एक लिंक दे देता हूँ और वहाँ से आप बुक्स ले सकते हो। बाकी ज़्यादा परेशान ना होना आपको, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी हो लाइफ में, तो आप यूज जैसा करना, पैनोरमा पब्लिकेशन की GS1 से लेकर GS4 तक कर ले लेना, ओके। और कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आई गारंटेड यू अबाउट दैट। पैनोरमा पब्लिकेशन को मैं बिल्कुल नहीं जानता, ना ही मैं उन्हें प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा, मैंने डायरेक्टली आपको ये बता दिया। मुझे जो अच्छा लगता है मैं ओपनली बोल देता हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके अलावा आपके लिए पॉलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ सवाल जैसे आंसर राइटिंग, एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आंसर राइटिंग को इसमें कवर नहीं कर सकता मैं, ओके। अभी आप नॉलेज गेन करते रहिए, आंसर राइटिंग के लिए शायद हो सकेगा तो टेस्ट सीरीज का अगर कोई सिस्टम बैठ जाता है मेरे पास में, क्योंकि देखो अकेला आदमी हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे पास में, मैं अकेला जो मन करता है मैं वीडियो बना लेता हूँ, रेंडमली बना लेता हूँ। कभी कभी जो मेरी इच्छाएं होती है, मेरी नॉलेज और ट्रुथ KT सीरीज वो भी काफ़ी अधूरी पड़ी है। मैं सोच रहा था लेफ्ट विंग पे पूरा लेक्चर बनाऊँ, साम्यवाद पे, नक्सलवाद पे पूरा एक लेक्चर बनाऊँ, एक लेक्चर चीन पे बनाऊँ जो मेंस में 100% यूजफुल होने वाले हैं, एक लेक्चर कैपिटलिज्म पे बनाऊँ यानी पूंजीवाद पे बनाऊँ। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको बता भी चुका था, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं करा पाए। अगर KT सीरीज के लेक्चर्स आप देख लोगे ना तो 100% एक लेक्चर आपके लिए मेंस रिटर्न में यूज होने वाला है KT सीरीज। जैसे कश्मीर वाला इश्यू कराया, कुछ ना कुछ तो आपको लाइफ में भी यूज होने वाला है कश्मीर वाला इश्यू, और आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा मीडियम का फर्क पड़ने वाला है, नहीं आ रहा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मीडियम का। अच्छा कैसे लिखें ये तो सब मैं उसी में बताऊंगा आंसर राइटिंग में। टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करें, कोचिंग कौन सी करें सर, कोचिंग कौन सी करें? कोचिंग प्री का एग्जाम आपने दिया, आप फील कर सकते हो कि कोचिंग का क्या महत्व रहने वाला है। किसी भी कोचिंग से 150 में से 10 सवाल नहीं आए, किसी भी कोचिंग से 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बोल रहा है ना मेरे कोचिंग से 50 सवाल, 50 तो छोड़ो, कोई भी कोचिंग वाला अगर ये बोल दे कि 20 सवाल मेरे कोचिंग के नोट्स में से आ गए तो मुझे बता देना। किसी भी कोचिंग से 10-15 सवाल पूरे नहीं आए तो कोचिंग का कोई रोल नहीं रहने वाला है बिल्कुल भी। हाँ, आपका स्टैटिक आपको समझना है, बेसिक अगर आपको समझना है कोचिंग से जा सकते हो, ठीक है। मेंस के लिए तो कोई स्पेशल कोचिंग नहीं होती है मेरे हिसाब से, बट NCERT बुक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती हैं। अगर बेसिक समझना है तो NCERT बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो 2-4 काम अभी कर लीजिए 10-15 दिन में, अगर मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं तब तक NCERT बुक्स अगर मैं पढ़ी हुई है तो उन्हें रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़ी हुई है तो एक बार देख लीजिए जो कि NCERT के बारे में बता चुका हूँ, ओके। उसके अलावा कोचिंग आप चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, नाम मैं कभी नहीं लूंगा और ना ही मुझे कमेंट में पूछना सर कौन सा कोचिंग करें, बिल्कुल मत पूछना, मैं अवॉइड भी कर सकता हूं और रिमूव भी कर सकता हूं, कोई मतलब नहीं है कोचिंग का। जब यहाँ पे मैं इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा क्यों करना आपने, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान के सवाल आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा रोल नहीं रहने वाला है जितना प्रीलिम्स में रहना चाहिए था। यानी पिछली बार क्या हुआ, इस बार पिछली बार जो राजस्थान के सवाल थे वो 40 से 45 थे, इस बार राजस्थान के सवाल 10 से 15-20 के आसपास थे, ठीक है। प्रीलिम्स में इस बार राजस्थान का रोल नहीं रहा, मेंस में भी कम रहेगा इस बार, ओके। उसके अलावा टेस्ट सीरीज कहाँ से, टेस्ट सीरीज हाँ ज्वाइन कर सकते हो आप, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो।
मुझे और जगहों का तो मैं नाम नहीं लूँगा, शायद एक भाटिया आश्रम जरूर, वो शायद वो फ्री में पढ़ाते हैं या कुछ कम फीस लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी लोकेशन पे है वो, अपने उत्तर राजस्थान में, श्री गंगानगर में शायद या हनुमानगढ़ में, मुझे नहीं पता भाटिया आश्रम। जिसको पता वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैंने कभी उनसे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किया, बट बहुत सस्ते यूज करते हैं वो, सस्ते शायद फ्री भी पढ़ाते हैं। बट उनका मैं नाम इसलिए लिया क्योंकि वो सोशल वेलफेयर करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो आप भाटिया आश्रम यूज कर सकते हो टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। बाकी जयपुर में भी, जोधपुर में भी बहुत सारे कोचिंग चलाएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस है, हर कोई चलाएगा। जो पुलिस की तैयारी करा रहा है वो भी आरएस की तैयारी कराएगा, निश्चित सी बात है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं पुलिस लोअर लेवल है या आरएस हायर लेवल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी जॉब, कौन हायर लेवल लोअर नहीं, कोई सब इक्वल होती है, जॉब होता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, सोचने का तरीका और पढ़ाने का तरीके में स्टैंडर्ड अंतर रहता है। जो लोग पुलिस की तैयारी करा रहे हैं या छोटा लेवल नहीं बोलूँगा मैं, अभी दोबारा गलती से हो गया, जो भी अदर्स एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं वो भी आरएस की तैयारी कराने लग जाते हैं। लेकिन आपके जो पढ़ने का तरीका होता है आरएस का और अदर एग्जाम का डिफरेंट रहता है। तो ध्यान रखना कि उसी तरीके कोचिंग चूज करना टेस्ट सीरीज के लिए जो बेटर हो, ठीक है, जो फेमस हो। बाकी भाटिया आश्रम में आपको नाम ले चुका हूँ, और शायद उनका ऑनलाइन मिल जाए तो और ज़्यादा बेटर है। कितने घंटे पढ़ें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने लाइव में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं की। इंटरनेट यूज करें, हाँ कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे सर, व्हाट्सएप ग्रुप से मैं परेशान हो जाता हूँ, बेफालतू की ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। कुछ एक स्पेशली लोग जो जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और वो मुझे अपना वो दिखा देंगे कि हाँ सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंस के लिए मैं ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ। बाकी मेरे 3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें मैं अभी ऐड नहीं करता, क्योंकि बेफालतू के मैसेज ज़्यादा आते हैं, मतलब रिलेटेड से ही है। मटेरियल शेयरिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन मटेरियल शेयरिंग के लिए मैं अपना टेलीग्राम लिंक नीचे डाल देता हूँ, वहाँ पे मैं सारी मटेरियल को शेयर कर दिया करूँगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ओके, ठीक है। तो जॉब की तैयारी के साथ कर सकते हैं, हाँ जॉब की तैयारी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। 5 से 6 घंटे निकाल लीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आप कर सकते हो जॉब की सारी के साथ, ठीक है। उसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, एंड मोर इम्पोर्टेंट कुछ एक चीज़ें जो मेरे बारे में है। बाकी तो मेरे अभी 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसके बाद मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। 50,000 सब्सक्राइबर के बारे में बाद में, चैनल के नाम के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ अपडेट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो उस समय बात करूँगा। बट वेबसाइट वगैरह उसके लिए बता दूँ, मैंने बोला था फ्री के बाद में। बाकी तो मैंने वेबसाइट बनाई भी हुई है, लेकिन उसका पूरा तरीके से अपग्रेड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं उतना अकेला समर्थ नहीं हूँ और मैं इनकम नहीं करता हूँ, कहीं से भी इनकम नहीं करता हूँ। तो फिर देखते हैं क्या होता है। 1-2 स्टूडेंट नहीं, मेरे दोस्त ही हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं, जो पहले से जानते हैं। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहता हूूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हूँ तो जयपुर के अंदर रुका हुआ हूँ कुछ दिनों के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे दोस्त हैं उनसे बात करके उस वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर देता हूँ, एंड जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होता है उसे भी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये मेंस का जो मैं करा सकता हूँ वो बता दिया, सिलेबस बता दिया, और अभी आप क्या करना है ये भी बता दिया। अभी आप NCERT रिवाइज कर लो, हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, जो प्री का पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो। इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग, मैं जब आंसर राइटिंग का वीडियो बना दूंगा और 2013-2016 वाले पेपर्स का एनालिसिस करा दूंगा, उसके बाद आप अच्छे तरीके से और पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।